ओके, अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टूथ इनिशिएशन में हम देखेंगे कि कौन कौन से कितने जीन्स टोटल अभी तक डिस्कवर हो पाए हैं और कितने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो कि रोल प्ले करते हैं टूथ इनिशिएशन में। अब जो टोटल एपिथेलियल जीन्स, जिसमें कौन कौन से एपिथेलियम के जीन्स आ सकते हैं, जिसमें ओरल एपिथेलियम, डेंटल एपिथेलियम, प्लस हमारे पास आ जाता है एक्टोमीज़नकाइम। अब इन तीनों जो सेल लेयर्स हैं, इनमें अभी तक 90 जीन्स डिस्कवर हो पाए हैं, ठीक है, जो कि टूथ इनिशिएशन में अपना रोल अदा करते हैं। और जो टोटल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स हैं वो 12 हैं। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स थे वो हैं अभी तक 12 डिस्कवर हो पाए हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं और जो जीन्स हैं ये रोल प्ले करते हैं टूथ इनिशिएशन में। अब इन कुछ जो इम्पोर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं जो कि एक्सप्रेस होते हैं एक्टोमीज़नकाइम में, और जो एपिथेलियल की जीन्स हैं, ठीक है, जो एक्सप्रेस होते हैं दोनों में, एक्टोमीज़नकाइम और क्या कहते हैं एपिथेलियम, डेंटल एपिथेलियम में। उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैमिलीज़ हैं, जो पहले हम उनके जो जीन्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो है ना वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो अगर हम डेंटल एपिथेलियल सेल्स जीन्स की बात करें तो उसमें एक सोनिक हेजहॉग जीन है, ठीक है। अब ये इसके दो फंक्शन मेन है। एक तो ये सिग्नलिंग कराता है, सिग्नलिंग आपको पता है, एक तो ऑटोक्राइन है, दूसरा पैराक्राइन है। ऑटोक्राइन यानी एपिथेलियम से जब सिक्रीट होगा तो एपिथेलियम की प्रोलिफिकेशन कराएगा, दूसरा जब एपिथेलियम से सिक्रीट होकर मीज़नकाइम में आएगा तो मीज़नकाइम में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की फॉर्मेशन या उसकी एक्सप्रेशन कराएगा। तो इस तरह जो है ना, ये एक तो ये सिग्नलिंग इसका रोल है, दूसरा क्या है प्रोलिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम। उसके बाद GLI जीन्स हैं। GLI जीन्स में दो, अब ये क्योंकि ब्रॉड टर्म में, इसमें दो मेन जीन इंपॉर्टेंट है GLI में, GLI 2 और 3। जो GLI जीन्स हैं वो न्यूक्लियर मीडिएटर्स हैं, किसके, सोनिक हेजहॉग के। अब न्यूक्लियर मीडिएटर क्या चीज़ होती है? सपोज एक यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया, ठीक है, और यहाँ पे रिसेप्टर था, रिसेप्टर पे लगा, ठीक है, और यहाँ पे एक मीडिएटर के तौर पे एक प्रोटीन होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं मीडिएटर प्रोटीन, जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करती है यहाँ से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ, और ताकि वो इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस की तरफ जाए और उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी ट्रांसक्रिप्शन हो सके या जो भी उसका प्रोसेस है आगे कंप्लीट हो सके। तो इस तरह ये जो GLI है, GLI प्रोटीन्स हैं, ये न्यूक्लियर मीडिएटर के तौर पे एक्ट करती हैं। तो अब जो GLI अगर तो हम इस GLI नॉकआउट देखें, यानी दोनों इसके जो अलील्स हैं, जीन के अलील्स, उनमें दोनों जो है ना एक्सप्रेस ना हों, तो उसमें देखा जाता है कि GLI नॉकआउट, बोथ नॉकआउट में क्या होता है, जो टूथ फॉर्मेशन होती है अरेस्ट हो जाती है एट बड स्टेज, ठीक है। तो ये GLI जीन्स भी, ये भी इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, टूथ इनिशिएशन में। अब इसमें एक LEF1 जीन आ जाता है, ठीक है। अब ये सबसे पहले एक्सप्रेस होता है एपिथेलियम में या डेंटल एपिथेलियम में, देन उसके बाद ये शिफ्ट हो जाता है किसके पास, डेंटल एक्टोमीज़नकाइम के पास। जो LEF1 है वो है न्यूक्लियर मीडिएटर ऑफ WNT आपको पता है एक स्टिमुलेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये उसका जो है ना न्यूक्लियर मीडिएटर है। दूसरा ये है कि ये एक तो ये एपिथेलियम में पहले एक्सप्रेस होता है, दूसरा किस में एक्सप्रेस होगा, ये एक्टोमीज़नकाइम में। अब इसमें अगर इसका नॉकआउट हो जाए, बोथ नॉकआउट यानी बोथ अलील्स का एक्सप्रेस ना हो, डबल नेगेटिव आ रहा है LEF1, तो इसमें क्या होता है कि ये जो टूथ फॉर्मेशन है वो बड स्टेज पे अगेन अरेस्ट एट, यानी स्टॉप हो जाती है एट बड स्टेज।
तीसरा हम अगर देखें, अगर तो इसकी एक्टोपिक एक्सप्रेशन हो। एक्टोपिक एक्सप्रेशन क्या होती है, यानी अपनी जगह से जहाँ पे टूथ बनना है वहाँ पे इसकी एक्सप्रेशन ना हो, जॉ में किसी और जगह पे एक्सप्रेशन हो जाए, तो एक्टोपिक टूथ की फॉर्मेशन स्टार्ट हो सकती है। ओके, तो ये था LEF1 जीन। GLI जीन्स हमने डिस्कस कर लिया है, सोनिक हेजहॉग जीन्स भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब इसमें अब हम आ जाते हैं एक्टोमेसेनकाइमल जीन्स, या जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी कहते हैं। उसमें सबसे जो LHX1 जीन्स आती है, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट जो मेसेनकाइमल मार्कर है, ठीक है। यानी जो जीन्स सबसे पहले जो है ना एक्सप्रेस होते हैं टूथ इनिशिएशन में, ये उनमें से एक है LHX फैमिली। इसमें जो LHS6 एंड 7 मेनली जो जीन्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टूथ इनिशिएशन में। अब ये जो जीन्स हैं LHX1, 6 एंड 7, ये 9 डे ऑफ जेस्टेशन पे एक्सप्रेस होते हैं एट 9th डे, ठीक है। 9th डे पे एक्सप्रेस होते हैं और ये 9 डे ऑफ जेस्टेशन पे एक्सप्रेस होते हैं टूथ फॉर्मेशन में। और दूसरा ये है कि ये जो LHX फैमिली है 6, 7, इनकी जो एक्सप्रेशन कराता है वो है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8, और इनकी जो रिप्रेशन कराता है, रिप्रेशन क्या मतलब है, यानी इसकी एक्सप्रेशन को जो रोकता है वो है बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, ठीक है। इसमें टाइप 2 भी हो सकती है, टाइप 4 भी हो सकती है। तो इसकी जो रिप्रेशन कराता है कौन से है, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, ये है BMP, ठीक है। तो इसकी रेगुलेशन किसके ज़रिए होती है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर और बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन के ज़रिए होती है। तो ये जो जीन्स हैं ये टूथ इनिशिएशन में अपना रोल अदा करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद आ जाता है PAX9। अब क्योंकि ये इनिशिएशन, अब जब PAX9, अब क्योंकि टूथ बनना होता है, मोलर्स अपनी जगह पे बनेगा और प्री मोलर अपनी जगह पे बनेगा और कैनाइन भी अपनी जगह पे बनेंगे, ठीक है, और इंसाइजर पे अपनी जगह पे। तो जो लोकलाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि कौन सा टूथ कौन सी पोजीशन पे बनेगा या कौन से रीजन में बनेगा, तो ये जो लोकलाइजेशन ये कंट्रोल करता है PAX9, कंट्रोल्स लोकलाइजेशन, PAX9 जीन कंट्रोल करता है। जो PAX9 है सेम लाइक LHX जीन्स के साथ जैसे, इसकी जो एक्सप्रेशन है वो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8, और इसकी जो रिप्रेशन है वो करता है बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन 2 या 4 करती है। ओके, अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें ये जो PAX9 जीन है ये नॉन ओवरलैपिंग एरियाज़ में एक्सप्रेस होता है। नॉन ओवरलैपिंग का क्या मतलब है कि जहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होगा और BMP नहीं होगा तभी नॉन ओवर, यानी अगर ये दोनों हो गए तो ओवरलैप हो जाएगा और ये जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। तो जहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 होगा और BMP नहीं होगा तब ये एक्सप्रेस करेगा, और उस एरिया को हम क्या कहते हैं, नॉन ओवरलैपिंग एरियाज़। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या एक्टोमेसेनकाइमल जीन्स आता है जिसको हम कहते हैं CBFA1 या OSF2। ये एक तो ये जो जीन है ना ये बोन फॉर्मेशन में देखा गया है कि ये बोन फॉर्मेशन भी कराता है, लेकिन इसके साथ साथ ये टूथ फॉर्मेशन भी कराता है, टूथ इनिशिएशन भी कराता है, फॉर्मेशन या ये एक ही बात है। तो टूथ इनिशिएशन भी कराता है। अब ओके, तो ये जो आपके पास OSF2 था ये टूथ फॉर्मेशन कराता है। टूथ इनिशिएशन में ये रेगुलेशन का रोल प्ले करता है। रेगुलेशन का कौन सी रेगुलेशन, हमें पता है कि एपिथेलियम और एक्टोमेसेनकाइम टूथ फॉर्मेशन या टूथ इनिशिएशन में दोनों जो है ना इनका रेसिप्रोकल रोल होता है। यानी एक सिग्नल अगर एपिथेलियम से जाता है मेसेनकाइम की तरफ तो मेसेनकाइम से एपिथेलियम की तरफ भी जाता है। तो एपिथेलियम और एक्टोमेसेनकाइम का जो इंटरेक्शन है
उसको जो रेगुलेट करता है वो ये वाला जीन्स है, OSF2 ये रेगुलेट करता है। और अगर हाँ इस जीन की कमी हो जाए या ये जीन एक्सप्रेस ना हो तो हमारे पास जो सिंड्रोम होता है उसको हम कहते हैं क्लाइडोक्रेनियल डिस्प्लेजिया। अब इसमें होता ये है कि एक तो बोन डिफेक्ट्स आते हैं, बोन सही से नहीं बनती हमारी फेस में। दूसरा ये है कि जो टीथ होते हैं वो भी सही से नहीं बनते और एक्स्ट्रा टीथ आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं सुपरन्यूमेररी टीथ। अब अगेन हमने डिस्कस किया था LEF1 जीन को, तो इधर हमने डिस्कस कर लिया कि ये न्यूक्लियर मीडिएटर ऑफ WNT है। दूसरा इसका नॉकआउट हो जाए तो बर्थ स्टेज पे ये रेस्ट हो सकता है, एक्टोपिक एक्सप्रेशन हो जाए तो ये क्या होता है, ये एक्टोपिक टूथ फॉर्मेशन भी हो सकती है। तो LEF1 को हमने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। अब इसमें जो मेसेनकाइमल जीन्स 5th नंबर पे हमारे पास आते हैं वो हैं POX9 एंड एक्टिविन A। ये जो जीन्स हैं ये लोकलाइजेशन, ये भी लोकलाइजेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। लोकलाइजेशन हमने POX9 के ऊपर कंट्रोल देख लिया था, लोकलाइजेशन ऑफ टूथ को देख। ये जो जीन्स हैं ये एक्सप्रेस होते हैं बिल्कुल, ये अगर मैं कहता हूँ एनामल ऑर्गन तो इसके नीचे जो आपको नज़र आ रहा होगा ना एक्टोमीसेंकिम, तो उसके नीचे ही जो है ना ये जो सेल्स पड़े हैं ना एक्टोमीसेंकिम, तो यहाँ पे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, ये लोकलाइजेशन कराते हैं। अब इसमें जो POX9 है वो रेगुलेट होता है दो तरीक़ों से। कौन से दो तरीक़ों से? एक तो ये फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर से इसकी ग्रोथ होती है या इसकी एक्सप्रेशन, और BMP4 से इसकी रिप्रेशन होती है। लेकिन जो एक्टिविन होता है वो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 से एक्सप्रेस तो होता है लेकिन इसको रिप्रेस करने के लिए कोई मैकेनिज़्म नहीं है, तो इसकी रेगुलेशन ऑलमोस्ट नहीं होती। अब इसके बाद हमने ये देख लिया कि POX9 और एक्टिविन A जो जीन्स हैं वो लोकलाइजेशन ऑफ टूथ कराती है कि कौन सा टूथ एग्जैक्ट कौन सी पोजीशन पे बनेगा या कौन से रीजन में बनेगा। टूथ इनिशिएशन में एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रह गया था जिसको हम कहते हैं PTIX2, ठीक है, पेयर्ड लाइक होम्योडोमेन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2, ये जीन रह गया था। अब ये एक तो ये है कि ये पैटर्न डिटर्मिनेशन कि किस तरह का टूथ बनेगा, पैटर्न डिटर्मिनेशन, और दूसरा ये है कि ये जो जीन है ना ये सेल की फेट को डिसाइड करता है, सेल फेट डिटर्मिनेशन में भी इन्वॉल्व होता है। और ये टूथ डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या कहते हैं एक्सप्रेस होता है, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट मेसेनकाइमल या टूथ फॉर्मेशन मार्कर है, और ये फिर जो है ना ये एक्सप्रेस करता रहता है थ्रू आउट क्राउन फॉर्मेशन तक, ठीक है। एक ये जीन्स था, इसके अलावा एक और जीन्स भी जीन की फैमिली रहेगी जिसको हम कहते हैं DLX जीन्स। DLX जीन्स, अब इसमें क्योंकि अगर DLX1-2 की जो है ना डबल नॉकआउट भी हो जाए ना, डबल नेगेटिव हो जाए, यानी दोनों जीन्स एक्सप्रेस ना हों, तो सारे टीथ तो इफेक्ट नहीं होते, लेकिन उसमें कुछ जो टीथ होते हैं ना वो इफेक्ट होते हैं, सम टीथ अफेक्टेड या मिसिंग होते हैं। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि जो इसमें DLX फैमिली में ना 6 किस्म के जीन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, और अगर DLX6 जीन्स एक्सप्रेस हो जाएं तो जो ये कंपनसेट करते हैं, जो टीथ मिसिंग हो तो उसकी ये कंपनसेशन करते हैं, DLX6 एंड 7। इसके बाद अगर इन सब जीन्स में कोई भी मसला हो जाए या कोई भी नॉकआउट हो जाए, यानी कोई जीन एक्सप्रेस नहीं होता या किसी जीन की रिप्रेशन हो जाती है जिसमें LHX आ जाता है, POX9, CBA, LEF1, GLI, सोनिक हेजहॉग, तो इससे ये होगा कि टूथ की एजेंसिस हो सकती है, और टूथ की जो एजेंसिस है वो काफ़ी कॉमन है, टूथ की एजेंसिस काफ़ी कॉमन है, और ये 2 to 10% लोगों में देखी गई है। इसके बाद एक और इसमें एक टर्म है या एक टॉपिक है जिसमें ये है कि इसमें अब हमने देखा कि जो टूथ इनिशिएशन या जो टूथ पोटेंशियल था वो एक्टोमीसेनकाइम के पास आ जाता है आफ्टर डे 11। एक्टोमीसेनकाइम के पास टूथ पोटेंशियल होता है।
ठीक है। अब अगर हम लोग जो टूथ जर्म्स के जो सेल्स हैं उनको हम कल्चर करें एक्सटेंडेड पीरियड, यानी उनको हम कल्चर करें एक लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है ना, अगर हम उसको कल्चर करें या उसको न्यूट्रिशन दें और कल्चर करें लॉन्ग टाइम के लिए, तो वो जो सेल्स होंगे टूथ जर्म के, ठीक है ना, जिसमें वो डी डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। डी डिफ्रेंशिएट क्या है कि जो सेल्स थे ना, इनर एंड एपिथेलियम, स्टीरेट, रेटिकुलम, तो ये डी डिफ्रेंशिएट होके जो वापस जो रिटर्न होके एपिथेलियल सेल्स बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर अगर हम वही डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स को दोबारा किसके साथ मिक्स करें या रिकम्बाइन करें, एक्टोमेसेनकाइम के साथ, तो क्योंकि एक्टोमेसेनकाइम के पास पोटेंशियल था आफ्टर 11 डेज टूथ फॉर्मेशन का, तो ये जो है ना, ये डी डिफ्रेंशिएटेड सेल्स दोबारा डिफ्रेंशिएट होके टूथ जर्म के सेल्स में बन जाएंगे। तो इस तरह जो है ना फिर टूथ इनिशिएशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो ये था हमारा टूथ इनिशिएशन का टॉपिक, जो कि बहुत एक तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, बुक में 10 केट्स में लिखा हुआ, तो मैंने इसको आसान करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये हमारा टॉपिक था टूथ इनिशिएशन का। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी।